Good morning, students. Welcome to online classes. Students, this is online class of BA Honours Part 2 Geography, and we are doing Political Geography, which is the fifth paper of BA Honours Part 2. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, we are doing Political Geography, and today we are studying State as a Geographic Unit. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य भौगोलिक इकाई के रूप में। राज्य शब्द अंग्रेजी के स्टेट शब्द का अनुवाद है। यह शब्द ट्यूटोनिक भाषा के स्टेटस शब्द से निकला है। राज्य की परिभाषा अनेकानेक विचारकों ने की है। भूगोलवेत्ताओं ने राज्यों को एक भौगोलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया है तथा राजनीतिक भूगोल में राज्य के विविध भौगोलिक स्वरूपों की विशद व्याख्या की है। प्रोफेसर कार्लसन के अनुसार उन्होंने लिखा है कि राज्य का क्षेत्र ग्लोब का वह भाग है जिसकी सीमा में उसकी सर्वोच्च सत्ता होती है। सीमा में सर्वोच्च सत्ता का मतलब कि वो पार्ट जिसकी एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर उसी स्टेट की चलती है, उसी के नियम चलते हैं और उसी के कानून चलते हैं तथा वहां के निवासियों एवं साधनों पर स्टेट के लीडर का प्रशासन होता है। प्रत्येक राज्य का एक क्षेत्र होता है जिसका आकार लघु, मध्यम अथवा बृहत् हो सकता है। राज्य के लिए राज्य का मतलब राजनीतिक सत्ता। राज्य सिर्फ एक स्टेट या एक बाउंड्री नहीं है, एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वहां पर एक राजनीतिक सत्ता भी होनी चाहिए। दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कि राज्य के लिए राजनीतिक सत्ता होना आवश्यक है। इसका स्वरूप राज्य प्रशासन के रूप में होता है एवं इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की जनसंख्या का सर्वतोन्मुखी हित एवं संपूर्ण साधनों का नियोजन के रूप में उपयोग होता है। पॉन्ड्स के अनुसार, पॉन्ड्स भी एक भूगोलवेत्ता थे राजनीतिक विज्ञान के, उनके अनुसार राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसका राजनीतिक संगठन स्थायी निवासियों द्वारा प्रभावशाली ढंग से हो एवं एक सरकार हो जिसका क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण हो। तो स्टूडेंट्स, हम किस चीज पर एम्फेसिस डाल रहे हैं? हम स्टेट किसको कहते हैं? स्टेट या नेशन? हम स्टेट या नेशन उसको कहते हैं जिनमें प्रमुख रूप से ये दो तत्व हैं, यानी एक चिन्हित भूमि जो कि एक बाउंड्री से घिरी हुई हो और वहां का प्रशासन और वहां की जनसंख्या। प्रशासन को या तो जनसंख्या चुनेगी या प्रशासन स्वयं लीडरशिप के द्वारा उस देश में आ जाएगा। मूडी ने राज्य के संबंध में लिखा है कि राज्य मात्र क्षेत्र अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से निर्मित नहीं है, अपितु यह एक अति जटिल संगठन है जिसमें 3 फैक्टर्स बताए उन्होंने: क्षेत्र, मनुष्य, उनका आपसी संबंध, सम्मिलित रूप से ये सब मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिनका एक व्यक्तित्व एवं चरित्र होता है जो अन्य सभी राज्यों से भिन्नता का द्योतक है। प्रत्येक राज्य का एक चरित्र माना गया है, यानी उसकी एक आइडियोलॉजी या उसकी एक विचारधारा किसी भी राज्य की, और किस विचारधारा पे वो राज्य बना है वो दूसरे राज्यों से भिन्न होता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राज्यों को केवल मात्र क्षेत्र एवं निवासियों का समूह ही नहीं मानना चाहिए, अपितु राज्य का वास्तविक स्वरूप इन दोनों तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से उद्भूत है। इस विकसित स्वरूप का विशिष्ट प्रारूप होता है। यह प्रारूप भौगोलिक वातावरण की विविधता के कारण विविधता लिया गया होता है। अतः विश्व में कोई भी दो राज्य समान न होकर अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। अब अलग अलग व्यक्तित्व राज्य क्यों रखते हैं इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। यदि हम किसी डेजर्ट एरिया की बात करें, किसी ऐसे देश की जो डेजर्ट में है, पूरा डेजर्ट से कवर्ड है, तो वहां के लोग पानी को महत्व देंगे और संरक्षण को महत्व देंगे। इसके विपरीत यदि हम किसी ऐसे देश की बात करें जहां अधिकतर जो भूमि है वो पर्वतीय है, तो उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व होगा। तो दो राज्यों में भिन्नता होती है, भूमि की, मनुष्यों की, भाषा की, धर्म की आदि। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य एक भौगोलिक इकाई के रूप में 3 मुख्य तत्व होने चाहिए किसी भी राज्य में: क्षेत्र यानी वहां की भूमि, मानव एवं राजनीतिक संगठन ये 3 तत्व भौगोलिक इकाई में होते हैं। यह तथ्य एक दूसरे से अलग नहीं, अपितु प्रत्येक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है। इसके सामूहिक स्वरूप से ही राज्य का विकास होता है। वर्तमान विश्व के राज्यों में व्याप्त आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नता का कारण भी यह तत्व ही। अब हम स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, राज्यों का विकास। राज्यों का विकास कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे राज्य या नेशन बनने लगे।
और उसके बाद आज के टाइम तक वो किस स्थिति में पहुंचे हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट या राज्यों का विकास। राज्य का वर्तमान स्वरूप एक लंबे विकास का परिणाम होता है। राज्य का विकास मात्र सामाजिक अथवा राजनीतिक परिस्थितियों का ही परिणाम नहीं, अपितु भौगोलिक वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। किसी भी देश के बनने में कई सदियां लग जाती हैं, धीरे धीरे वो देश प्रगति करता है या आज के प्रेजेंट टाइम में वो आया है। तो उसके लिए बहुत समय तक वहां पर मानव किस प्रकार रहा और वहां का भौगोलिक वातावरण कैसा था, ये सभी तत्व इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन एक विशेष युग एवं क्षेत्र के आधार पर कहा गया था। यह कथन वर्तमान समय के लिए सही है, किंतु राज्य की स्थापना से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, किस तरह थी, उसमें व्यक्ति का जीवन कैसा था, आदि तथ्य प्रागैतिहासिक काल के हैं। सामान्य रूप से यह प्रतीत होता है कि जब मानव समूहों की संख्या कम थी, संभवतः उस समय उनके मध्य संपर्क नहीं होगा, किंतु यह कल्पना की जा सकती है कि ज्यों-ज्यों इन समूहों की संख्या बढ़ती गई, उनके मध्य जटिलताएं बढ़ती गई, त्यों-त्यों उनका पारस्परिक संबंध भी विकसित हुआ। यह संबंध प्रारंभ में हिंसात्मक रहा होगा, क्योंकि मानव समूह का मानव समूह से द्वेष स्वाभाविक है, जो क्रमशः सहयोग में बदलता रहा। यहाँ हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विविध विचारधाराओं में न जाकर केवल राज्य के क्रमिक विकास तक ही सीमित रहेंगे। राज्य विकास की प्रक्रिया को हम 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं, और वो 3 काल हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। जैसे कि हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स में एंशिएंट, मीडियन और प्रेजेंट, ये तीनों हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल, यह निश्चित नहीं है कि सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, क्योंकि पहले हिस्ट्री इतनी रिकॉर्डेड नहीं थी, कब हुआ, कहाँ हुआ, किंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि राज्य ऐतिहासिक विकास का प्रतिफलन है। अनेक ऐतिहासिक तथ्य इस बात को पुष्ट करते हैं कि राज्य के वास्तविक स्वरूप का उद्भव मिस्र में सर्वप्रथम हुआ। मिस्र की 3 महाद्वीपों के संदर्भ में स्थिति का यहाँ के शक्ति विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मिस्र ने अनेक जाति एवं सामंती झगड़ों के पश्चात स्थायित्व प्राप्त किया। इसका स्वरूप सैनिक था तथा इसका प्रभाव दूर क्षेत्र में भी था। मिस्र की उस समय की सरकार एवं प्रशासन अधिक जटिल थे। प्रशासनिक दृष्टि से संगठित रूप में सर्वप्रथम ग्रीस और इटली के नगर राज्यों, सिटी स्टेट्स का प्रमुख स्थान है। यद्यपि यह अत्यधिक छोटे थे, किंतु सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ थे। कुछ नगर राज्य केवल अपनी सीमा में ही सीमित रहे, जबकि अन्य कुछ ने विस्तृत साम्राज्य निर्मित किया। इनमें प्रमुख नगर राज्य, हम इनको नगर राज्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे नगर थे और इनका इंडिपेंडेंट इनका राजनीतिक वातावरण था, तो इसलिए इनको नेशंस, नगर राज्य या सिटी स्टेट्स हम कह रहे हैं। एथेंस, स्पार्टा, फ्लोरेंस, पीसा आदि ये सब सिटी स्टेट्स या नगर राज्य के रूप में थे। इनके पतन का प्रमुख कारण विस्तारित क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण न होना था। पश्चिमी जगत में रोमन साम्राज्य का प्रारंभ ईसा से 350 वर्ष पूर्व हुआ, जबकि रोम के नगर राज्यों में इटली के नगर राज्यों को जीतना प्रारंभ किया। रोमन साम्राज्य की कानून व्यवस्था अधिक सफल थी। यही नहीं, अपितु उन्होंने प्रशासन की सफलता के लिए सर्वप्रथम सड़कों का महत्व समझा, और उनका प्रयास यही था कि सभी सड़कें साम्राज्य के विभिन्न भागों को रोम से संयुक्त करें। प्राचीन के बाद हम आते हैं मध्यकाल पर। रोमन साम्राज्य ईसा के बाद 4वीं शताब्दी में समाप्त हो गया, और इसके बाद जो अर्ध जंगली वातावरण पनपा वह अंध युग के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यानी प्राचीन समय में के बाद आया एक अंध युग, जिसको हम मध्यकाल से जोड़ सकते हैं। इस स्थिति में धीरे धीरे सामंतवाद की व्यवस्था का विकास हुआ। इस व्यवस्था में सत्ता, अर्थव्यवस्था एवं जीवन को सामान्य रूप से विकेंद्रीकृत कर दिया गया, जिसके निम्न स्तर पर भूमिहार था। धार्मिक भावना के रूप में चर्च का पूर्ण प्रभाव था। इस प्रकार की दमन व्यवस्था के कारण निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग में क्रमशः विद्रोह की भावनाओं का जन्म हुआ। 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोप विश्व की घटनाओं का केंद्रीय रंगमंच रहा। सन 1500 तक कुछ राज्य यूरोप की सीमा में विकसित हुए। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान काल, आज उपरोक्त कालों में राज्यों की शक्ति एवं कानून का केंद्रीय कारण व्यक्ति में रहा। वर्तमान राज्य की विशेषता व्यक्त करते हुए मूडी ने लिखा है कि आधुनिक युग का राजनीतिक इतिहास एक व्यक्ति या सुविधा संपन्न कुछ व्यक्तियों के प्रभुत्व को सफलतापूर्वक कुचलने की कहानी है।
जिसके फलस्वरूप संसदीय सरकार का विकास हुआ तथा स्वायत्त शासन का विस्तार हुआ। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य के विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, अपितु यह कार्य आज भी चल रहा है। वर्तमान राज्य के विकास में अनेक तत्वों ने प्रभाव डाला है। आपसी निर्भरता, सरकार, औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या का परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, राज्यों की आपसी निर्भरता आदि। फलस्वरूप राज्य व्यवस्था जो प्रथम महायुद्ध से पूर्वी यूरोप तक सीमित थी, विश्वव्यापी हो गई। वर्तमान समय में राज्यों का स्वरूप एक विशिष्ट रूप में हुआ, जिसको राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत राज्यों के गठन का आधार राष्ट्रीय भावना हो गया, जिसको हम नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म भी कहते हैं। राज्यों की विकास प्रक्रिया के वर्णन के पश्चात उनकी मूलभूत विशेषताओं का स्पष्टीकरण आवश्यक है। वर्तमान राज्य की सर्वप्रथम विशेषता उसकी संप्रभुता है, अर्थात राज्य का उसकी सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं निवासियों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसी माध्यम से राज्य आंतरिक प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिचालित करता है। राज्यों की वित्तीय विशेषता राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। यह एक मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक गुण माना जा सकता है जो राज्यों को एकता के सूत्र में बांधता है। तृतीय विशेषता राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके द्वारा राज्य को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान किया जाता है। उपरोक्त राजनीतिक विशेषताओं के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भौगोलिक उपादान भी राज्य की विशिष्टता प्रदान करते हैं, जिनका विवेचन इसी अध्याय में हम आगे करेंगे। राज्य के विकास के संबंध में राजनीति शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वह है दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, अनुवांशिक सिद्धांत एवं विकासवादी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत में राज्य को ईश्वरीय देन माना है, जबकि शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो समुदाय या व्यक्ति शक्तिशाली होगा वही दूसरे पर आक्रमण करके उसको ले लेगा, उसकी उस भूमि को ले लेगा और वहां का उस राज्य का शासक और निर्माता होगा। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में रूसो जैसे विद्वानों ने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक मान्यताओं और परस्पर सहयोग से राज्य की उत्पत्ति होती है। अनुवांशिक सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानते हैं, किंतु सत्ता पितृ अथवा मातृ में विश्वास करते हैं। वास्तव में राज्य का विकास क्रमिक दीर्घकालिक प्रक्रियाओं से हुआ है। यही विकासवादी सिद्धांत का मूल है। इस विकास में भौगोलिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आपको यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो इस टॉपिक पे मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करके ग्रुप पे डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।